कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। बेसिकली हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में स्टडी किया था, है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं? जो आपस में बिल्कुल सेम टू सेम हो, है ना, ओवरलैप करें। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन से हुए? जिनका साइज, शेप, कलर सब सेम हो, सिमिलर है, सिमिलर एंड इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ही हमारा देखो क्या होता है, इक्वल टू एंड दिस साइन। समझ में आ गया? इक्वल टू विद दिस सिमिलैरिटी साइन, ये हर तरह से सेम है। Then why we say two triangles are congruent, right? अब मैंने आपको कुछ क्राइटेरिया करवाए थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, कैसे हम बता सकते हैं दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहला क्या था, क्या होता है एसएसएस? साइड साइड साइड, ऑल द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल। मतलब मैंने दो ट्रायंगल्स को आसपास बिठा दिया, मतलब एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल किसी और बच्चे ने ड्रॉ किया। नाउ वी आर आर्ग्यूइंग, मैंने कहा एक साइड 5 है, उसने कहा हाँ मेरी साइड भी एक 5 है, उसने दूसरे ने कहा, मैंने कहा मेरे पास दूसरी साइड 6 है, तो देन फिर आई विल आल्सो हैव अ 6 सेंटीमीटर साइड। होती है ना बात, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। तो आपस में ट्रायंगल्स जब हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं, वी आर डिस्कसिंग, वी आर कंपेयरिंग देयर प्रॉपर्टीज। और ट्रायंगल के पास है क्या? 3 साइड्स 3 एंगल्स, वही आपस में कंपेयर करेंगे कि मेरे पास एक पैकेट है, वो कहेगा मेरे पास भी एक पैकेट है। आई हैव 2 च्युइंगम्स, वो कहेगा मेरे पास भी 2 च्युइंगम्स है, एंड दैट्स हाउ वी कंपेयर। ऐसे ही हम ट्रायंगल्स को कर रहे हैं, उनके पास कंपैरिजन में ये 3 एंगल्स है और 3 साइड्स है। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सबसे इजी चीजें होती है, राइट। लाइंस एंड एंगल्स में फिर खुद सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत। कॉन्ग्रुएंसी में आपको साफ दिया होता है कि ये दो चीजें इक्वल है, तीसरी के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा और उसके बेसिस पर आप निकालते हो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेकंड हमने किया था एसएस। एसएस क्या होता है? साइड एंगल साइड। एंगल क्या होगा उनके बीच में? इंक्लूडेड, ठीक है। देन थर्ड हमने किया था एएसए। एएसए एंगल साइड एंगल, साइड क्या होनी चाहिए? इंक्लूडेड। लेकिन एएसए का ही ना एक क्लोज क्लोज प्रॉपर्टी क्या होती है? ये साइड इंक्लूडेड हो गई, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एएसए। इसी का ना एक क्लोज कजन कह लो, या इसका क्लोज रिलेशन में क्या आता है? वी हैव एनी टू एंगल्स एनी वन साइड, ये साइड इंक्लूडेड ना हो। जैसे कि ये ट्रायंगल मैंने लिया एबीसी, मैं शायद लास्ट क्लास में ना इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, आई रियलाइज्ड इट लेटर। एबीसी हमने लिया, मैंने कहा ये दो एंगल्स हैं और इसके साथ एक ट्रायंगल लिया पीक्यूआर, ठीक है। चलो बिल्कुल सीधा सा, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है और एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, बिल्कुल स्ट्रेट अवे। पर मैं कह रही हूँ जो ए बी साइड है वो पी क्यू के इक्वल है। यहां पर ना मैं ए ऐसे रूल नहीं लगा सकती, मेरी रीजनिंग सही नहीं है। हमने कहा दो एंगल्स, लेकिन उनके बीच की इंक्लूडेड साइड को इक्वल नहीं दिया होगा। लेकिन इसका ही आगे क्लोजर रिलेशन में अगर देखते हैं, वो है एएएस। अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है, तीसरा भी इक्वल होगा। जैसे कि अगर मैंने कहा ये 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये भी 40 हुआ, ये भी 60 हुआ। सम ऑफ एंगल्स क्या होता है ट्रायंगल में? 180। तो उसके हिसाब से ये भी 80 डिग्री आया, ये भी 80 आया। तो ये जो साइड थी ए बी और पी क्यू, इन दो एंगल्स में इक्वल नहीं हुई, इंक्लूडेड नहीं हुई, लेकिन किसी थर्ड एंगल में तो इंक्लूडेड हो गई, राइट। तो ये हम प्रूव नहीं करते हर बार, जैसे कि यूक्लिड्स की डिडक्शन होती है ना, कि ये हर बार हम प्रूव नहीं करते। हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, उसके बाद इसको डिराइव कर लेते हैं कि अच्छा जी ये एएएस हो सकता है, एनी टू एंगल्स एनी वन साइड। इसे लिख लो, इसे बना लो। हेलो, हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। हाँ मैम बिल्कुल ज्वाइन करें, बिल्कुल ज्वाइन करें, मीटिंग ऑन है। हाँ मुझे बताया था, मुझे आया था, मुझे कोई बात नहीं मैम, एनी टाइम। राइट, हाँ वैसे भी अगर सर्दी जुकाम है तो हाँ घर पे रहना चाहिए, नहीं आना चाहिए, है ना। हमें इन्फेक्शन पास नहीं करनी है ना। हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, दूसरे की नहीं हो, तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज, प्लीज टेक केयर बिकॉज द केसेस आर ऑन अ राइज, अपना ध्यान रखो। पता क्या है,
ऑप्शनल कर दिया, नहीं किया, सब जगह ऑप्शनल ही है, हम भी तो यहाँ मास्क के बिना ही बैठे हुए हैं, है ना। हमारे स्कूल तो मास्क है, मास्क हाँ, ही कोल्ड तो है, आपकी इम्यूनिटी पर्सनल अपने लेवल पर, क्योंकि छुट्टी करते हो, रिकवरी टाइम बहुत है आजकल, बीमार हो, खांसी जुकाम कुछ भी है, रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और बाहर का खाना बिल्कुल मत खाओ, है ना, बिल्कुल मत खाओ, सीरियसली, ठीक है, परेशान हो जाते हो। चलो, और इस स्टेज पर आपकी पढ़ाई का लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, एक दो दिन भी या एक हफ्ता भी जाते हो तो बहुत पीछे आते हो, फिर उसको कवर करते करते पूरा महीना लग जाता है, और पूरा महीना लगता है कि कुछ नहीं किया और तब तक पेपर आ जाएंगे। ये स्टेज क्रिटिकल की हो जाती है, अगस्त इज क्रिटिकल, क्योंकि जैसी छुट्टियां एक दो और आ जाएंगी, राखी आएगा, ये आएगी, सब आएगा, छुट्टियां हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, बाय द टाइम हम सब इस रिकवरी से निकलेंगे, सितंबर हमारे सामने खड़ा होगा, सबकी डेट शीट आ जाएंगी, ठीक है, सितंबर, फिर पढ़ना है ना। चलो, समझ में आ गया। एएस का मैंने आपको मतलब समझा दिया है ना, कि मुझे अगर दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, आई विल राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, लेकिन साथ में दिया है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कहूंगी कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, लेकिन रीजन में क्या लिखूंगी, ए एस। यहाँ पर गलती क्या करते हैं, हम ए एस से लिख देते हैं कि दो एंगल्स है जी, ए एस से लिख दो, वो आपकी रीजनिंग गलत है, और इसके बेसिस पर आपको मार्क्स नहीं मिलते। समझ में आ गया, क्यों करना है फालतू का, मतलब क्यों घूम कर आना है ना, हमें एक सीधा रास्ता दिया हुआ है, तो हम क्यों उसको राउंड अबाउट लेकर आएंगे। आपका घर यहीं के आसपास है, आप वेस्टर्न मॉल थोड़ा घूम फिर के आओगे, यहाँ पर डायरेक्टली घर आओगे या ट्यूशन आओगे, ऐसे ही आज स्कूल जाना है तो हम डायरेक्ट रास्ता लेते हैं, हम घूमते फिरते नहीं। तो ऐसे ही जो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वे दिया हुआ है उसी को फॉलो करेंगे, बाय व्हाट्स नीड कर दोगे, कोई इसका हार्म नहीं है, पर क्यों, समझ में आ गया। चलो, अच्छा, हमारा फिर लास्ट करवाया था मैंने, बस ए एस से ए एस, अभी लास्ट रूल नहीं करवाया, वो आएगा आर एच एस, वो बाद में करवाऊंगी जब राइट एंगल ट्राइंगल करेंगे। एंड पहली चीज आर एच एस का लिख देना, मैं लिखवाऊंगी भी, इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी राइट एंगल ट्राइंगल, हर बार नहीं है कि राइट एंगल देखा आर एच एस लगा दिया, वो भी नहीं करते। अब इसमें जरूरी चीज क्या थी, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाई थी, वो थी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सबको समझ में आ गई थी, क्योंकि ये आजकल बहुत जरूरी है। लव्य आपको आती है ये, हाँ एक बार बता दो पिछली क्लास में इसकी। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, जैसे नेम लिखा हुआ है वैसे वैसे पार्ट्स इक्वल होंगे, एंगल बी किसके इक्वल होगा, क्यू, एंगल सी किसके इक्वल होगा, आर, ठीक है। और साइड अगर मैं ए बी ले रही हूँ तो किसके इक्वल होगी, पी क्यू, बीसी किसके इक्वल होगी, क्यू आर, और एसी किसके इक्वल होगी, पी आर। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखती हूँ, इफ आई राइट, इसके नाम को चेंज करती हूँ, बी सी ए, तो कॉन्ग्रुएंसी में मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू आर। समझ में आ गया सबको। अनदर थिंग, ये तो हम नाम से दिखा लेते हैं, हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल करवाया था, ये सच में आपकी पूरी जिंदगी, अगर आगे भी मैथ्स पढ़नी है, कॉम्पिटिशन्स में बैठना है, तो विल सिट थ्रू ऑल दीज कॉम्पिटिशन्स आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो, एक रूल जो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारे काम को आसान करेगा, कि हाउ टू फाइंड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, हमें नाम लिखने कैसे हैं। तो मैंने उसके लिए आपको एक फिगर वैसे बनाई होगी, ये दिया हुआ है हमें ट्रायंगल एबीसी और साथ में दिया हुआ है पीक्यूआर। अब रैंडमली मैं एंगल्स को इक्वल करती हूँ, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, राइट, एंड आई से साइड AC इज इक्वल टू साइड QR। चलो, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, साइड को अगर हम छोड़ भी देते हैं, ठीक है, तो अब इस एंगल्स के बेसिस पर मैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे लिखूंगी। पहले हमारा कौन सा एंगल दिया हुआ है, लेट मी से ए, मैंने लिखा ए, ठीक है, ए के साथ इक्वल एंगल कौन सा है,
फिर हमारा दूसरा एंगल कौन सा है? बी। बी के साथ इक्वल एंगल कौन सा है? पी। अब इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल बचा? सी। और इसमें कौन सा बचा? ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। एंगल्स के बेसिस पे लिखी मैंने। अब मैं ना बिना इस फिगर को देखकर, अगर मैं इस फिगर को फॉर द टाइम बिंग इसको रब भी कर दूं, तो मैं साइड्स की रेशियो को लिख सकती हूँ, साइड्स को लिख सकती हूँ। ए बी किसके इक्वल होगी? आर पी। बी सी किसके इक्वल होगी? पी क्यू। और ए सी किसके इक्वल होगा? समझ में आया? इसके अलावा मुझे कुछ भी और दिया हुआ ना, मान लो दे दिया कि ट्रायंगल एबीसी और आरपीक्यू इक्वल है, दैट मींस AB इज इक्वल टू PQ, तो आप ट्रू लिखोगे फॉल्स लिखोगे? फॉल्स। समझ में आ गया? ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है पेपर में। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन ये जरूर आता है कि आपको ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी लिखी हो, दो एंगल्स इक्वल दिए हो, या कोई साइड दी हो और कहा हो कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो आपको 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी है, उसके बाद एस्टैब्लिश कर। समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट, इसी का एक और ट्विस्टेड फॉर्म। यहाँ पे तो एंगल्स दिए थे, सबसे आसान था। अब हमें दी होती है साइड्स। तो लिख लो A B C and then you have PQR. Side AB is equal to side QR, BC is equal to PQ, और ये AC जो है it's equal to PR. ठीक है? अब मैं कैसे लिखूंगी? आई विल नॉट डेल्व मच इनटू साइड्स। एक रूल मैंने आपको बताया था, साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स, ऐसे ही एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स। आपको साइड कौन सी दी हुई है? AB। AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? C। AB के साथ इक्वल कौन सी साइड है? QR। QR के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये आपस में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ रिलेटेड है। फिर हमारे पास साइड कौन सी है दूसरी? BC। BC के ऑपोजिट क्या है? A। BC के साथ इक्वल कौन सा था? PQ के साथ कौन सा है? अब रह कौन सा गया? और यहाँ आपस में क्या होगा? दिस इज हाउ वी एस्टैब्लिश 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ये सच में बहुत जरूरी है, इसे लिख लेना, बिकॉज आजकल ट्रायंगल्स को स्कूल में मैंडेटरी है, एग्जाम्स में भी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखना। साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स, एंगल्स के ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है? क्या लिखोगे? साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स, एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स, देयर ऑलवेज कॉरेस्पॉन्डिंग। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस तभी एस्टैब्लिश हो जाती है। इतना क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, बुक खोल लो, थोड़े क्वेश्चंस ही करते हैं वरना सो जाओगे यहाँ पे। इतनी इसको नींद आ रही है। मन्नत और माने दोनों ही नहीं आए। रुशिता इज हियर, शुभी आल्सो हियर, विस्मीत है। ठीक है? शुभी ऑनलाइन क्यों आज? मैम मैं ना कहीं गई हुई थी तो मेरे को पता ही नहीं लगा टाइम का। अच्छा ठीक है। पूरी क्लास में मतलब ठीक है, बट प्लीज मत कर, उसको बहुत नींद आती है। और वो मेरे बिल्कुल सामने बैठकर ऐसे इतनी खुली यॉर्निंग करता है ना कि याद हो। क्यों आती है इतनी नींद तुम्हें? बोरिंग लगता है? हाँ सच में? मानली इंटरेस्टिंग बताना पड़ेगा, क्या करूं? हाँ एसी कम कर दो बेटा, इसको छेड़ा ना तो ये हिल जाता है, उसके बाद सेट नहीं होता। तुम आगे आ जाओ, यहाँ पे हवा नहीं आती है, साथ में से बैठते हैं। चलो बुक खोलो अपनी। हमने एक क्वेश्चन किया था बुक में, ठीक है? छोड़ो, क्या हो गया? मेरा मैंने एसी ऑफ किया था अभी। अच्छा स्कूल से इंफॉर्मेशन मिली कोई, कौन से डॉक्टर करता है कौन से नहीं? हमारे स्कूल तो वैसे ही नहीं कभी करेगा। नहीं, व्हाट आई वांट इज 6.3 का ट्वीक। एग्जाम्पल 1 मैंने आपको करवा दिया था, एक्सरसाइज पेज नंबर 113
एग्जाम्पल 1 हो गया था ना बच्चे। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। या उससे पहले कुछ कर लें, पहले आ जाओ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 आराम से बाद में करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। कॉन्ग्रुएंसी सबसे इजी टॉपिक पता क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको सब कुछ आपके फिगर में दिया होगा, आपके क्वेश्चन में हर एक कुछ मेंशन होगा। आपको ना लिखा होगा कि प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी में हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं ट्रायंगल्स की। कोई भी 2 एंगल्स एक साइड कॉस रिलेशन के साथ, या 2 साइड्स एक एंगल, है ना, या फिर 2 एंगल्स एक साइड, या तीनों साइड्स। तो वही चीजों को आपको देखना है। जैसे कि हमें दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। पहले तो हमेशा इस फिगर को ड्रॉ करो। ज्योमेट्री विदाउट फिगर नहीं होती कभी भी। अगर आपको ज्योमेट्री को समझना है तो हमेशा अपनी फिगर अपने पास में रखो, इस फिगर को विजुलाइज करो। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है एबीसीडी, तो गिवन नहीं, क्वाड्रिलेटरल इज एसीबीडी, गिवन अ क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी। अच्छा एसीबीडी क्यों लिखा, एबीसीडी क्यों नहीं लिखा? हाँ जी, क्योंकि हमें ऑपोजिट साइड्स नहीं बेटा, हमेशा साइकिल में चलते हैं। ए सी बी डी, या मैं ए डी बी सी लिख सकती हूँ। समझ में आ गया? हमेशा ये साइकिल की फॉर्म में चलता है। आप अल्फाबेट्स को जंप नहीं करते हो, आप ऑपोजिट्स में नहीं जाते हो, आप एडजेसेंट में जाते हो हमेशा। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, एसीबीडी दिया हुआ है, उसमें दिया है AC इज इक्वल टू AD, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल CABA इज इक्वल टू एंगल DAB। क्लियर हो गया? पहली चीज ना, जब आप गिवन लिखते हो आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी फिगर को समझ रहे हो। उस फिगर में आपको दिया क्या है, आप उसे रिलेट कर रहे हो कि अच्छा ये 2 एंगल्स इक्वल गिवन है, AC और AD इक्वल गिवन है। ठीक है, उसने कहा है शो दैट, जहां पे ये शो टू प्रूव आ गया तो हमें क्या करना है, हमारी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आ गया टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ये टू प्रूव है। हाँ जी, अब आते हैं इसके प्रूफ पर। राइट, हाँ जी, किसने सुना? ओमिका ने क्या कहा? नहीं, क्यों? वो मेरे को सुना रही थी, है ना? हाँ, अगर मैं आपको कह रही हूँ ना ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो आपको 3 चीजें चाहिए कॉन्ग्रुएंसी में, और वो तीनों की तीनों क्वेश्चन में दी होगी। आपको ना यूजुअली 2 तो बिल्कुल स्पॉट ऑन दिया होगा, 2 चीजें तो बिल्कुल है, मतलब जैसे पता ही है कि दी हुई है चीजें। तीसरी चीज आपको खुद निकालनी होगी। जैसे कि इस केस में इक्वल क्या दिया हुआ है आपको? ठीक है, तो जब भी आपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना, पहले तो लिखना है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। हम ये नहीं लिखते हैं, मैक्सिमम जनता ये भूल जाते हैं कि नहीं लिखना, छोड़ दो। तो आपको पहले लिखना है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। हमने लिख दिया। फिर आप देखोगे ये 2 ट्रायंगल्स है, ये ABC ABD, ये वाला और ये वाला, दोनों को अलग अलग करके विजुलाइज करो। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि अगर नहीं समझ में आ रहा ना, आप समझो ये पेपर दिया हुआ है आपको, आपने इसको दोनों को कट कर दिया ऐसा, ACB ADB, है ना? हमें दिया हुआ है AC और AD इक्वल है। गिवन से देखेंगे ये 2 साइड्स इक्वल आ गई ट्रायंगल की, तो मैं क्या लिखूंगी? AC इज इक्वल टू AD। क्यों है? क्योंकि मुझे गिवन है, बताया हुआ है कि 2 साइड्स इक्वल है। उसके बाद दूसरी चीज क्या दी हुई है? AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो एंगल की बात हो रही है ना, तो ये क्या हुआ? ये वाला एंगल, हाँ जी, इज इक्वल टू एंगल DAB जो मैंने लिखा था। तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। अब रीजन में लिखो AB बाइसेक्ट्स एंगल A, या गिवन जो कि हमने गिवन में एक्सप्लेन किया है एज द केस में भी। 2 चीजें आपके पास बड़े साफ साफ शब्दों में लिखी होगी।
तीसरी चीज आपको देखनी है कौन सी होगी। तो या तो वो हमेशा एक कॉमन साइड होती है या कुछ प्लस माइनस करके आता है। प्लस माइनस भी ना एंगल को करके आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब आप खुद देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव करना ही है ना। तीसरी चीज मैं क्या लूंगी, क्या दिख रहा है आपको? और ए बी क्या है दोनों में? कॉमन। यहाँ पर इनका बेस कॉमन है कि जिस बेस पर ट्रायंगल एसीबी खड़ा है उसी बेस पर ट्रायंगल एडीबी भी है। तो हमारी तीसरी फिगर क्या आ जाएगी? तीसरा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू ए बी, और रीजन क्या लिखते हैं? कॉमन। कॉमन साइड इन बोथ द ट्रायंगल्स। समझ में हो गया? समझ में आ गई इतनी बात? तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी। अब इसका लिखते हैं रीजन क्या है। हाँ, ऐसे सबको क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि एक साइड ये ली, फिर आप आ जाओ एक ट्रायंगल पर, ये साइड लिया, ये एंगल लिया और ये साइड ली। एंगल जो है इन दो साइड्स के बीच में क्या है? इंक्लूडेड। सो देयरफॉर आई विल, आउट ऑफ द 4 रूल्स जो हमने स्टडी किए हैं, आई विल अप्लाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। समझ में आ गया? अब इसके बाद उसने कहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब आप आ जाओगे, हाँ, अब आप आओगे BC और BD को देखोगे ट्रायंगल में, तो क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं? ये एंगल A के ऑपोजिट है, इस एंगल A के इक्वल में ये वाला एंगल था, ये इसके ऑपोजिट में है, तो क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग है? यस। तो इसके लिए हम लिखेंगे, ऐसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है, BC इज इक्वल टू BD, क्योंकि हम क्या लिखेंगे इसको? CPCT। ठीक है? इतना क्लियर हो गया कॉन्ग्रुएंसी में अभी, है ना? अच्छा, इससे इसके बाद आते हैं, लेट अस डू एग्जांपल नंबर 2 ओनली। एग्जांपल 2 ना, थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली वैसे याद रख लेना क्योंकि ये काफी बार यूज होता है। एग्जांपल 2 में लिखा है AB इज अ लाइन सेगमेंट। जब मैंने कहा आपको कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, तो आप कुछ ऐसे ड्रॉ कर दोगे, AB इज अ लाइन। हमने AB ड्रॉ कर दी। लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो ये लाइन L है ना, ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मुझे समझना है कि व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? कहां पर? है ना? देखो, 2 वर्ड्स है, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। बाइसेक्ट मतलब हाफ्स में कर दिया उसको डिवाइड। तो लाइन AB क्योंकि एक सेगमेंट है, तो इसकी डेफिनेट लेंथ होगी, है ना? इसका मिड पॉइंट भी एक डेफिनेट पॉइंट पर होगा, लेट मी से M। इस M पे मैंने क्या किया? 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये एक लाइन है। समझ में आ गया? तो गिवन क्या दिया हुआ है? लाइन सेगमेंट AB, L is the perpendicular bisector. अब इस लाइन L पर कोई एक पॉइंट P रहता है, कहते हैं इफ पॉइंट P लाइज ऑन L। तो L पता लग गया ना, पॉइंट P तो इस पूरी जगह में यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, यहाँ पे भी कर सकती हूँ। उसने क्या कहा है, कहाँ पर है वो? L तो L पे कहीं भी, तो मैंने यहाँ ले ली। आप यहाँ भी ले सकते थे, कहीं भी ले लो, L पर लेना है, तो मैंने P पॉइंट को लाइन L पे ले लिया। तो शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट। व्हाट इज इक्विडिस्टेंट? इक्वल डिस्टेंट मतलब है कि पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे? AN, फ्रॉम AN। तो जितना डिस्टेंस P का A से है, उतना ही डिस्टेंस P का किससे है? B से। समझ में आ गया? तो जहां ये शो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? टू प्रूव PA इज इक्वल टू BB। अच्छा, इस M पे मुझे क्या करना चाहिए? 90 का सिंबल बनाना चाहिए, है ना? परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्टर भी है, तो मैं ये भी बना दूं।
देखो आपकी फिगर से ही ना आपके पास, वाई आई एम मेकिंग इट, बिकॉज मुझे फिगर से ही क्लियर हो जाए ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना कैसे है ना। दो चीजें, कितनी चीज चाहिए ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? 3। 2 मुझे दी हुई है क्लियर कट, क्या कहकर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहकर ना 2 चीजें दे दी। कौन सी? AM और BM, हाँ, और दूसरी ऑफ कोर्स 90 90। तो तीसरी अब क्या लेनी चाहिए हमें? PM क्या आ जाएगा? कॉमन। समझ में आ गया? अब लिखेंगे हम प्रूफ, ठीक है। तो मेरी फिगर कहीं नहीं जाएगी, देखो मैं फिगर को यहीं रख रही हूँ, उड़ा नहीं रही हूँ। तो जहां आपकी फिगर होती है ना वहीं पे प्रूफ लिखा करो। पहले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल BMP 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस देखकर लिखा करो। अगर मैंने एंगल A लिया है, फिर M और फिर P, तो मैं ले रही हूँ BMP। समझ में आ गया? सो AM इज इक्वल टू BM, इसको लिख दो गिवन, या M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट। और फिर हमें दिया हुआ है एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMP, क्योंकि क्या दिया हुआ है? ईच 90 डिग्री, ठीक है। और देखो ये भी है कि ट्रायंगल AMP पहले लिखा था, तो इसके पार्ट्स भी पहले लिख रही, कॉरेस्पॉन्डिंग है। ऐसा नहीं कि इसका मैंने यहाँ पर, अब मैं लिखूंगी PM इज इक्वल टू PM, तो दैट इज, है ना। और होता क्या है कि जहां पे आपको 90 डिग्री एंगल दिख जाए ना, आप कहते हो क्या लगेगा? RHS। RHS नहीं लगाना हर बार, ठीक है। आप अपनी फिगर को देखोगे, आपने लिया AM 90 डिग्री एंगल, और फिर क्या लिया? PM। ये कौन सा वाला एंगल बना है हमारा? ट्रायंगल कौन सा बना है? SAS का रूप, ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMP बाय SAS, hence
मत दिया कर, he will chew everything you give him। कुछ भी उठा के ये च्यू करता है, इसको पता नहीं क्या आदत है ये। चलो आ जाओ, समझ में आ गई हमें, लिख लिया सबने। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। अच्छा, एग्जाम्पल 3 में ना आपको पिछले कुछ चैप्टर्स याद आएंगे आपके साथ में। इसने कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन ही जो दी हुई है उसने लिखा लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी बी। तो हमारी वो चैप्टर 6 के बाद वाला सारा कुछ जो हमने पढ़ा था ना लाइन पैरेलल लाइंस का, वो भी इसमें आ जाएगा। तो हमें दिया हुआ है सी डी, ऐसे कुछ करके ये पहले फिगर ड्रॉ करो। This is A, B, O, and this is C and D. फिर दिया हुआ है मुझे गिवन। अच्छा, जब गिवन लिखते हैं ना तो साथ के साथ, हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो रहा है ये सारा, शुभी, धृति, नव्या, ऋषिता, यस मैम। ठीक है ना? यस मैम। तो जब भी हम गिवन लिखते हैं ना, एज इट इज मत लिखा करो, अपनी फिगर के साथ मैच किया करो। रट्टा भी मारा हुआ हो ना तो फिगर के साथ देख लिया करो कि मैं ठीक लिख रही हूँ कि नहीं। ठीक है ऋषिता? लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट सी डी। तो देखो पैरेलल का ना ये सिंबल होता है, आपको 2 एरोज दिए होंगे। सिंबल्स क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम फिगर बनाते हैं ना तो फिगर को रीड करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी दे दिया मैंने, इसको विद एरोज शो कर दिया। फिर उसने कहा है O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये मैंने लिखा साथ ही। इसका मतलब क्या हुआ? AO इज इक्वल टू DO। मिड पॉइंट देने का मतलब क्या है कि 2 हिस्से इक्वल हो गए आपस में, वो मुझे कहीं ना कहीं एज साइड ऑफ ट्रायंगल बनकर काम आएंगे। क्लियर हो गया? तो मैंने साथ ही इसको लिख दिया। अब इसके बाद उसने कुछ और नहीं दिया होगा आपको, ठीक है? हाँ, ये क्यों होंगे? वर्टिकली ऑक्यूपाइड, ठीक है। ठीक है, तो अब इसके अलावा और भी हम कुछ यूज करेंगे, राइट? तो आ जाते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में मुझे कहा है शो दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। द मोमेंट आई सी कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, चैप्टर 7, चारों में से कोई एक रूल लगेगा। ये सब चीजें अपने अपने दिमाग में बोलनी है। देन नेक्स्ट, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ BC O कब बनेगा? मिड पॉइंट ऑफ BC O कब बनेगा? जब मैं क्या प्रूव कर दूंगी? O को BC का मिड पॉइंट बनाना है। तो उसके लिए क्या जरूरी हो जाता है? सिंपल सी बात है, अगर OB किसके इक्वल होनी चाहिए? OC के। समझ में आ गया? आप क्या कर रहे हो, आप मुझे प्रूफ बता रहे हो, मैं आपको प्रूफ नहीं कह रही हूँ। ठीक है, मैं आपसे सिंपल एक लॉजिक वाली बात पूछ रही हूँ कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट BC है, O इसका मिड पॉइंट कब बनता है किसी भी लाइन सेगमेंट का? जब दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो? इक्वल। मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैंने आपको हर बार एक जोक सुनाया होगा कि दिस वाज अ जोक जो मैं सुनती थी कि हिंदी वाले मैम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश वाले मैम इंग्लिश में बात करते हैं, तो मैथ्स वाले मैम को बोलो टॉक इन मैथ्स, पता है ना? तो जो मैंने लिखा है ना O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये इंग्लिश है। लेकिन जब मैं ऐसे लिख रही हूँ कि अगर मुझे दिया हुआ है कि प्रूव करो, तो मुझे प्रूव क्या करना है? OB इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OC। दिस इज माय मैथमेटिकल लैंग्वेज। मैंने उस लाइन को कन्वर्ट किया है मैथ्स में कि जब मैं ये प्रूव कर दूंगी OB इज इक्वल टू OC, देन आई विल से O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। समझ में आ गया? हाँ, फॉर दिस लाइक आफ्टर, मैंने कब सुना होगा जो जब मैं 7th 8th में होंगी, राइट? तो देन दिस यूज्ड टू बी द पॉपुलर एक फ्रेज होती है ना, क्लास में हम बोलते हैं, हाँ जी। तो मैं पूरी जिंदगी अब तक सोचती रही कि क्या होती है मैथमेटिकल लैंग्वेज, हमें क्या कह सकते हैं इस चीज को। एंड दिस इज सीरियसली एक इशू जो मुझे पता लगा कि पढ़ाई में बच्चों को ये आता है कि इंग्लिश लिखी हुई है लेकिन उसका मतलब समझ नहीं आता, उसको इंटरप्रेट मैथ्स में करना नहीं आता। कि मैंने कब कहा 2 लाइंस पैरेलल हैं? जब उनके क्या हुए? ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल। जब उनके क्या हुए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल।
है ना। ये इंटरप्रेट करना मतलब इसका ये है, ऐसे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंगल्स जो हमारे पास दिए हुए हैं तीन तरह के, वो उनमें कुछ रिलेशन होगा, वो एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया इतना में? तो जब मुझे कहा है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो इसका मतलब क्या होगा? BO इज इक्वल टू CO। इतना क्लियर है अब हमें, राइट? चलो, अब हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम आ जाएंगे अपने प्रूफ पर। अब देखो मैं भी क्या कर रही हूँ, मैं फिगर को इधर ही रख रही हूँ, मैं उड़ा नहीं रही हूँ कि नीचे कर दो और लिखो प्रूफ स्टार्ट कर दो। तो आपकी फिगर और आपका प्रूफ साइड बाय साइड मैच करना चाहिए। समझ में आ गया इतना हमें? चलो नेक्स्ट अब आएंगे अब इसके प्रूफ पर। विल राइट, ठीक है। अब प्रूफ लिखने से पहले ना सोचेंगे कि क्या ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चीजें मेरे पास है, ठीक है। पहली चीज क्या है? ये वाला, समझ में आ गया। दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी समझ में आ गया। और तीसरी, समझ में आ गया। तीसरी चीज हमें क्या लेनी है, क्योंकि मैं अब यहां से उठाऊंगी इस वाले क्लू कि दो साइड्स थी पैरेलल, कौन सी? ए बी और सी डी। समझ में आ गया? कौन सी? वो तो प्रूव करनी है, उसको तुम गिवन में ले लो, उसको तो आपको निकालना है। ये हमारी डिडक्शन होगी, इसे हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे पैरेलल लाइंस को जो हमें दिया हुआ है गिवन में। इसका इंप्लीकेशन क्या है वो पहले लिखोगे। वी नो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब या तो एडी को या बीसी को, किसी भी एक को ले लो ट्रांसवर्सल। तो मैं क्या कर रही हूँ, एडी को ट्रांसवर्सल ले रही हूँ। एडी इज ट्रांसवर्सल। समझ में आ गया? मेरे पास दो चीजें थी, तीसरी नहीं थी, तो उसके लिए पहले मैंने यूज किया कि इसको निकालो। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए डी इज ट्रांसवर्सल। और अपने हिसाब से मैं क्या लिखूंगी, अगर मैं ये एंगल ले रही हूँ तो वो किसके इक्वल है? ठीक है, हाँ। तो आई विल राइट एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब फिगर में मैंने देखा मेरे पास तो तीनों चीजें आ गई। एंड रीजन व्हाई आई टुक एडी, क्यों लिया मैंने? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी? ए एस से, वरना मैं ए एस लगाती। समझ में आ गया? हाँ, बीसी लेकर ए एस कर लो, कोई इसका रूल नहीं है। मतलब मैंने अगर लिया है तो मैं ए एस से लगाऊंगी, मुझे वो अच्छी लगी कि नहीं इंक्लूडेड साइड हो, आस पास दो एंगल्स हो, राइट। अगर आपने वो नहीं लिया, आपने बीसी लिया है, तो आप ये वाला एंगल इसके इक्वल करोगे, आपकी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? ए एस। समझ में आ गया? अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट कर देंगे। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल डीओसी। समझ में आ गया? तो फर्स्ट थिंग हम क्या लिखेंगे? AO इज इक्वल टू OD या DO। AO इज इक्वल टू DO, क्योंकि ये हमें क्या था? गिवन। फिर हम क्या लिखेंगे? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी मुझे इजी पता क्यों लगती है? कि सब कुछ चीजें आपको फिगर में दी होंगी, आपको सिर्फ ये सोचना है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तीन चीजों के साथ होता है, वो तीन चीजें कौन सी होंगी। दो आपको क्लियर कट हमारे पेपर में मेंशन होंगी, क्वेश्चन में ही मेंशन होगी। तीसरी चीज कुछ प्लस कुछ माइनस कुछ पैरेलल के हिसाब से, वर्टिकली के हिसाब से निकल जाएगी। समझ में आ गया, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास है, फिर हमने लिखा था एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। इसका रीजन क्या लिखते हैं? प्रूव्ड अबव, लिख चुके ऊपर, ठीक है। या फ्रॉम वन, इसको वन लिखकर काफी टीचर्स लिखवाती है फ्रॉम वन ब्रैकेट्स में, तो वो भी कर सकते हो। तो अब हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीओसी। कौन सा रूल मैंने लिया है? एएस से। अगर आपने बीसी ट्रांसवर्सल लिया है तो माइंडेड प्लीज एएस लिखना, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, पर रूल सही लिखना। बाय एएस से कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या प्रूव करना था? हाँ, therefore OB is equal to OC
CPCT. Hence, O is the midpoint of BC. Hence, O is the midpoint of BC. और हम अपना क्वेश्चन खत्म करेंगे. Hence, समझ में आ गया. कॉन्ग्रुएंसी सबसे इजी होता है. जैसे कि अगर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 में मत आओ, अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ. ये लिख लो. इसके बाद कम टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1. ये जो अभी हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3, उसी के जैसी फिगर है, थोड़े डिफरेंस के साथ. बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसी की फिगर है. आपको ना क्वेश्चंस के बीच में डिफरेंशिएशन होनी चाहिए कि इसमें ये दिया था, इसमें ये दिया हुआ है. ठीक है. तो हमें एक दिया हुआ है कि पहले मैं फिगर को ड्रॉ करती हूँ. सो आई एम गिवन दिस स्ट्रेट लाइन पे से परपेंडिकुलर के साथ, और फिर एक ऐसा कुछ, और यहाँ से कुछ ऐसा, एंड देन इसको ज्वाइन कर दिया. This is B, this is C, this is D, this is A. यहाँ पर दिया है O, और ये कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं साथ में. ये सिंबल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंगल. ठीक है. और ये जो AD और BC के साथ ये सिंबल बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इक्वल है आपस में. तो कहीं ना कहीं मुझे दो चीजें मिल गई. कौन सी? AD और BC इक्वल साइड्स, और दूसरी चीज क्या है? 90 डिग्री एंगल, है ना. चलो अब आते हैं. गिवन क्या लिखा है? AD and BC are equal perpendiculars to line segment AB. ये ना इंग्लिश है. ठीक है. इसे लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन मैथमेटिकली हम इसे कैसे समझते हैं? AD is perpendicular to AB. ऐसे ही BC is perpendicular to AB. ये हुआ perpendiculars. इक्वल का मतलब क्या है? AD is equal to AB. समझ में आया? क्लियर हो गया? इसके बाद उसने कहा है शो दैट CD, ये CD है, बाइसेक्ट्स AB. ठीक है. शो दैट, तो ये मेरे पास आ गया टू प्रूव. टू प्रूव में क्या है? दैट दिस CD बाइसेक्ट्स AB. CD AB को बाइसेक्ट कर रही है. तो इसको हमें प्रूफ में क्या लिखना होगा? मतलब क्या चीज प्रूव करेंगे जो पता लग जाएगा कि CD AB को बाइसेक्ट कर रही है? किसके हिस्से हो रहे हैं? दो इक्वल AB के. ठीक है. कौन बाइसेक्ट हो रहा है? AB बाइसेक्ट हो रही है. तो AB के दो इक्वल पार्ट्स बनने हैं. तो क्या होगा टू प्रूव? BO इज इक्वल टू AB. समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना सबको? है ना. दो चीजें हमें दी हुई थी, तीसरी हम क्या निकालेंगे? वो निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं? या सबसे इजी चीज और क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सबसे इजी है हमारे पास है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. दो एंगल्स एनी वन साइड. रूल है अपने पास, है ना. अच्छा, जो आप बात कर रहे हो वो भी बिल्कुल सही है. कैसे? पैरेलल. आप कह रहे हो कि ये ऑल्टरनेट बन रहे हैं. बिल्कुल बन रहे हैं ऑल्टरनेट. लेकिन रीजन क्या है? आपकी ये जो BC है ना, AB को परपेंडिकुलर है. ऐसे ही AD भी AB को परपेंडिकुलर है. तो एक रूल होता है ना, लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. एक स्ट्रेट लाइन पर आपने जितने मर्जी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, जहां मर्जी, छोटा बड़ा, ये सब आपस में क्या होते हैं? पैरेलल. समझ में आ गया? राइट. तो जितने भी परपेंडिकुलर्स, जैसे कि अगर हम रोड पे जाते हैं तो सारे खंबे पैरेलल परपेंडिकुलर लगे होते हैं, तो आपस में वो क्या होते हैं? पैरेलल.
राइट। तो लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर लिखना ज्यादा पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, इसलिए वो मैं यूज नहीं करती। समझ में आ गया? तो मैं क्या यूज करूंगी अब? नाउ आई विल से प्रूफ, लिखो इसको, इन ट्रायंगल, मुझे कुछ भी मेंशन नहीं है, अब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखना है, तो मैं क्या लिख रही हूँ? AOD। अगर मैंने A लिखा है यहां पर, तो दूसरे ट्रायंगल में मैं क्या लिखूंगी? A के साथ 90 डिग्री एंगल बन रहा था, तो 90 कहां बन रहा है? फिर मैं गई O पर, O, ठीक है। उसके बाद C। समझ में आ गया? इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, पहले हम क्या लिखेंगे? वी हैव AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये दिया हुआ है मुझे गिवन। फिर हम लिखेंगे ट्रायंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC, क्यों है? ईच 90 डिग्री। और फिर हमारे पास है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इतने से मेरा काम हो रहा है, तो मैं क्यों पैरेलल पे जाऊं? है ना, जाना है जाओ, पर लिखना पड़ेगा उसको, आप अलग से यहाँ पे रीजनिंग देनी पड़ेगी। लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, therefore AD is parallel to BC, and if I say CD is the transversal, फिर वो लिखोगे, ठीक है। चलो अभी फिलहाल इतना ही लिखते हैं हम, है ना। तो इसके बाद लिखेंगे ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। रूल कौन सा हुआ? समझ में आ रहा है सबको? ये हमने ये वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया, एनी वन साइड, दैट साइड इज नॉट द इंक्लूडेड वन, तो मैं कौन सा रूल लूंगी? AAS रूल, ठीक है। ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। उसके बाद मुझे प्रूव करना है CD बाइसेक्ट करती है AB को, AO इज इक्वल टू BO, CPCT, हेंस CD बाइसेक्ट्स AB, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया इतना सबको? समझ में आ गया? राइट। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते, टाइम नहीं है इतना। क्वेश्चन नंबर 4 पे L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines PQ. पहले हमेशा हमें फिगर को ड्रॉ करना है आराम से, जैसे शांति से बैठकर अभी ड्रॉ कर रहे हो ना, वैसे ही ड्रॉ करना। जब भी रिवीजन करोगे हमेशा पहले ज्योमेट्री में फिगर को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मुझे दिया हुआ है कुछ इस तरह से 4 पैरेलल लाइंस बनी हुई है। फिर उसने लिखा है गिवन में लाइन L and M are two parallel lines, तो मैं अब इसको सिंपल लिख दूंगी, L is parallel to M, intersected by another pair of parallel lines, P is parallel to Q। बस इतना सा दिया हुआ है मुझे, ठीक है। और अगर मैं L और M को पैरेलल लेती हूँ तो P और Q ट्रांसवर्सल बन जाते हैं। अगर मैं P और Q को पैरेलल लूंगी तो L and M ट्रांसवर्सल बन जाएंगे। इसलिए मैंने कोई नहीं लिखा कि दे आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, कुछ नहीं लिखा हुआ। फर्दर AC को ज्वाइन किया, वो फिगर में ही पता है हमें। टू प्रूव में क्या है? टू प्रूव कह रहा है शो दैट ट्रायंगल ABC। अब हम फिगर में देखेंगे ट्रायंगल ABC कहाँ बन रहा है, ये रहा। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, CDA, ठीक है। तो फिगर में ना आपके ट्रायंगल्स आपके पास क्लियर हो कि हम ले कौन से रहे हैं, हमें दिए कौन से हो।
समझ में आ गया इतना हमें, राइट? अब आते हैं, इनकी 3 चीजें हमें फिक्स करनी है। एक तो कॉमन बेस दिख रहा है आपको सबको, फिर मुझे और कुछ नहीं दिया हुआ, ना एंगल्स ना साइड्स। अब इसके ना 2 वेज हैं। हाँ, हमें क्या दिया हुआ है, L इज पैरेलल टू M, ठीक है? हाँ, वो क्यों? क्यों क्यों नहीं होंगे? होंगे, रीजन ठीक है, रीजन ठीक है, रीजन अच्छे से बताओ। नहीं, प्रूव कर सकते हैं, रीजन अच्छे से बताओ। AB और CD आपस में क्या है? AB और CD आपस में क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है, सिर्फ पैरेलल दिए हुए हैं, है ना? इक्वल नहीं दिया हुआ हमने। और AD और BC भी आपस में क्या है? हाँ जी। अब अगर इस सबको, ये PQ को हटा दो, सिर्फ ABCD पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्या ABCD क्या बन रहा है? ऑपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल, दोनों तरह से। AD और AB और DC, हाँ, तो ये क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। यस, सबसे इजी प्रूफ मुझे ये लगता है। मैं 2 साइड्स पैरेलल लेके ट्रांसवर्सल लूं, फिर मुझे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लेने हैं, ठीक है ना? मैं इन दोनों को प्रूव करूंगी इक्वल, वो लूंगी मैं ये वाली पैरेलल लाइंस, और फिर जब ये लूंगी तो आई विल टेक दीस 2 इक्वल। वो विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, तो आई प्रेफर दिस रूल, ठीक है? पूछ लेना मैम से चलता है कि नहीं, क्योंकि आपने क्वाड्रिलेटरल जब तक नहीं किया, पर 8th में किया हुआ है ना, इसलिए चल जाता है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, बड़ा आसान है। ऑल्टरनेट वाला करवाया स्कूल में, पूछ देना मैम को, मैम ये कर सकते हैं कि नहीं, मैं वो भी करवा दूंगी, ठीक है? मैं अभी आपको पैरेललोग्राम वाला करवा रही हूँ टाइम के हिसाब से, जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं ऑल्टरनेट वाला भी करवा दूंगी, ठीक है? करवाऊं इसको स्टार्ट? चलो प्रूफ लिखें। सबसे इजी वाला देखो है ये प्रूफ, ये दिया हुआ है L is parallel to M and P is parallel to Q. Therefore, AB is parallel to CD and AD is parallel to, देखो मैंने गलत लिख दिया ना इसको, पहले मैं AD लिखूंगी, है ना? AD is parallel to BC and AB is parallel to BC, क्योंकि मैंने L का लिखा फिर P का लिखा। Therefore, ABCD is a parallelogram. Opposite sides are parallel, है ना? मतलब कुछ और नहीं समझ में आएगा तो ये लिख लेना, चांसेस कम ही है कि इसके मार्क्स ना मिले। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC लिखा है यहाँ पर, तो आई विल टेक ABC इज इक्वल टू एंगल CDA। क्या होते हैं ये? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है? AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। ये क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसे रूल नहीं बनेगा ना? हाँ, SSS ले लो, हाँ बिना लो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो दिमाग चलना शुरू हो जाता है, फिर इजी वाला बताओ, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, AB इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है, आप चाहे साइड्स लो चाहे एंगल्स लो, BC इज इक्वल टू AD एंड देन आई हैव AC इज इक्वल टू AC। समझ में आ गया? सो ये सारे गिवन थे, ये कॉमन हो गया। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, रूल क्या हो जाएगा? SSS। तो जो मैंने ये लिखा है ना, ये हमारा फालतू वाली चीज आती है, काटना मत इसको, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, काटने की जरूरत नहीं थी इसको, लिख दिया है तो लिखे रहने दो, उसे कटिंग मत किया करो। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, बस यही, थैंक्स प्रूफ। हाँ, नेक्स्ट क्लास आपको चांसेस है मैं कल भी बुला लूं, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी जो भी टाइम है, प्लीज सुबह का ही कर दूंगी, प्लीज बी प्रेजेंट देयर, यहाँ पे आ जाना, ठीक है? पर कंफर्म नहीं है, छुट्टी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं।